हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पिनल कोड से कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यूज न्यायिक सेवा परीक्षाओं के साथ साथ रैंकर परीक्षा के लिए, एएसआई एग्जाम्स के लिए तथा अन्य ऐसी परीक्षाएं जिनमें कि एपीओ, एडीपीओ, लीगल ऑफिसर, चीफ लॉ असिस्टेंट तथा विभिन्न ऐसी परीक्षाएं भी शामिल हैं जिनमें कि इंडियन पिनल कोड वाले भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां इस तरह से बनी हुई इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल नंबर तथा जीमेल आईडी के साथ रजिस्टर करते हुए विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि ए ने यह सोच करके कि सी बी है, सी की हत्या कर दी है, ए दोषी होगा। ए किस बात के लिए दोषी होगा? ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिएगा कि ए ने पहले यह सोचा है कि बी सी है। ए, बी और सी, ए के द्वारा सी को मार दिया गया है। इसने सोचा कि ये बी है, ये मारना चाहता था बी को, लेकिन बी की जगह इसने सी को मार दिया है। ये सोच करके बी ही सी है, तो ए के द्वारा कौन सा अपराध यहाँ पर बनता है? क्योंकि इसके द्वारा यहाँ इसे जानबूझ करके नहीं मारा जा रहा, ना ही इसका कोई इंटेंशन है इसे मारने का। सी को मारने का कोई इसका इंटेंशन नहीं है। पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है धारा 301 आईपीसी, दूसरे ऑप्शन में दिया है आपको धारा 304 का ए, तीसरा ऑप्शन है धारा 302 और चौथा ऑप्शन है आपका धारा 304। तो सही आंसर आपको बताना है कि क्या है इस प्रश्न का। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि धारा 301 ये प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी मृत्यु कारित करने का आशय था और उससे भिन्न आप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं तो धारा 301 के तहत ये आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। इसे हम विद्वेष का अंतरण या अंग्रेजी में से ट्रांसफर ऑफ मैलिक भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक ए। धारा 304 ए ये आपका उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित करना है। धारा 302 हत्या के लिए है, सीधे सीधे हत्या कारित किया जाना। और धारा 304 बी ये आपका दहेज मृत्यु से संबंधित है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन क्रमांक ए। विद्वेष का अंतरण अर्थात ट्रांसफर ऑफ मैलिक का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में दिया गया है। धारा 301 के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है तो आपराधिक मानव वध का अपराध बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति के द्वारा जमानत प्रस्तुत करने के बावजूद भी उसे लॉकअप में बंद करके रखता है, तो उसके द्वारा क्या अपराध किया गया है? व्यक्ति ने जमानत दे दी है लेकिन पुलिस अधिकारी के द्वारा अब भी उसे लॉकअप में बंद करके रखा गया है। कौन सा अपराध बनेगा पुलिस अधिकारी पर, यह पूछा गया है। पहला दिया गया है आपको व्यापरण, दूसरा है सदोष परिरोध, तीसरा है सदोष अवरोध और चौथा है अपहरण। सही आंसर आपको बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या है। लॉकअप में बंद रखता है, लॉकअप में बंद रखने का तात्पर्य है कि चारों तरफ से बंद है वो। अगर उसको किसी एक विशेष दिशा में जाने से रोका जाता तो अपराध बनता सदोष अवरोध का, जो कि आपका ऑप्शन क्रमांक सी है। यह किसी व्यक्ति को किसी एक विशेष दिशा में जाने से रोक देता है, लेकिन सदोष परिरोध होता है उसे चारों में से किसी भी दिशा में जाने से रोक देना। तो ये अपराध बनेगा आपका सदोष परिरोध का। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। इसके संबंध में आईपीसी का सेक्शन 340 सदोष परिरोध के संबंध में प्रावधान करता है। और अगर हम बात करें सदोष परिरोध के दंड की, तो सदोष परिरोध का दंड ये सेक्शन 342 में दिया गया है। सही ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक बी है।
प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत समस्या में पुलिस अधिकारी के द्वारा सदोष पैरोध का अपराध किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 340 में सदोष पैरोध को परिभाषित किया गया है तथा धारा 342 में सदोष पैरोध के दंड का प्रावधान किया गया है। सदोष पैरोध का अपराध गठित होने के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं। पहला है कि एक व्यक्ति का अवैध अवरोध होना चाहिए। दूसरा है कि ऐसा अवरोध व्यक्ति को कतिपय सीमा से परे आगे बढ़ने से रोक देना चाहिए तथा अवरोध संपूर्ण होना चाहिए, आंशिक नहीं। अगला प्रश्न है कि यह को एक बाघ उठा करके ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर सकता है, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के आशय से वह उस बाघ पर गोली चलाता है। क की गोली से यह को मृत्युकारक घाव हो जाता है, तो उसके द्वारा कौन सा अपराध किया गया है, क के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है, यह पूछा है। पहला दिया हुआ है कि क ने हत्या का अपराध किया है क्योंकि गोली के साथ में बुरा आशय रखता था। देखिए यहाँ इसका आशय बुरा नहीं था क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा है कि क ने यह एवं वन्य प्राणी बाघ की हत्या के प्रयास का अपराध किया है, नहीं, इसके द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है। तीसरा है कि क ने कोई अपराध नहीं किया। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक सी है कि उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह सद्भावना पूर्वक या विश्वास रखते हुए कार्य करता है। देखिए प्रश्न में सद्भावना पूर्वक जब वर्डिंग यूज हो जाती है तो आप ये समझिए कि उस प्रश्न में कोई अपराध नहीं बनेगा, चाहे कितने भी तरीके से वहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित क्यों न हो रही हो। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 92 के दृष्टांत ख पर आधारित है, जिसके अनुसार क के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया क्योंकि क ने के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया था। प्रश्न क्रमांक अगला है कि मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गणना, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, इन सब चीज़ों के संबंध में कौन सा सेक्शन प्रावधान करता है। मिथ्या साक्ष्य गणना पूछा गया हमसे यहाँ से कि मिथ्या साक्ष्य गणना किस सेक्शन के अंतर्गत है। धारा 191 ये मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में बताती है और धारा 192 ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में बताती है। तो सही ऑप्शन इसका यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन क्रमांक बी कि मिथ्या साक्ष्य गणना। धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है तथा धारा 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है। मिथ्या साक्ष्य देना धारा 191, मिथ्या साक्ष्य गणना धारा 192 और धारा 193 मिथ्या साक्ष्य दिए जाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 197 ये मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या उसे हस्ताक्षरित करना धारा 197 बताती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता से निम्न में से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है। पूछा गया कि कौन सा कृत्य जो दिया गया है हमें वो इसमें अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग साथ के साथ आंसर देते चलिए। पहला दिया गया है हमें आत्महत्या। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो क्या स्थिति है। दूसरा है हत्या है, तीसरा है डकैती की तैयारी है और चौथा है हत्या का प्रयत्न। बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही है। देखिए हत्या अपराध है, डकैती की तैयारी ये भी अपराध है, हत्या का प्रयत्न ये भी अपराध है, हत्या भी अपराध है, केवल आत्महत्या अपराध नहीं है। सुसाइड, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, जब उसने सुसाइड कर ही लिया और उसकी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या उसका किया जाना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। धारा 1860 के अंतर्गत हत्या धारा 302 में, हत्या का प्रयास धारा 307 में, डकैती की तैयारी धारा 399 में अपराध है, जबकि आत्महत्या आपराधिक कृत्य नहीं है। धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयत्न अपराध है। आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं, यदि आप बच जाते हैं और प्रयत्न यदि साबित हो जाता है न्यायालय में कि आपने प्रयत्न किया था तो आपको सजा मिलेगी। यदि आपका प्रयत्न सफल नहीं हो पाता है, जो आपने प्रयत्न किया है, प्रयत्न के बाद आत्महत्या नहीं कर पाते और कोर्ट में यदि ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि आपके द्वारा प्रयत्न किया गया था तो आपको सजा हो जाएगी। यदि प्रयत्न न्यायालय में प्रूफ नहीं होता है तो फिर कोई आपको सजा नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न अगला है कि ब को ज का घर जलाने के लिए उकसाता है। बी से कहता है कि तुम जे का घर जाके जला दो, जलाने के लिए उकसाता है। ब उस घर में आग लगा देता है और उसी समय वह चोरी भी करता है, तो किस अपराध के लिए दोषी होगा। ने केवल कहा था कि भाई तुम केवल घर जला के आना, बाकी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ उसके बाद में ब जो है ये उसके घर को जला करके तो आता ही आता है, साथ में उसमें चोरी भी कर देता है, तो किस अपराध के लिए दोषी होगा पूछा गया है। तो ज का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरण का,
के विषय में पूछा गया कि किस अपराध के लिए दोषी है। तो ज का घर जलाने के लिए, उसने उसका घर जलाने के लिए बोला था, अतः उसने दुष्प्रेरण का कार्य किया था, तो ज का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरण का। बी है कि घर जलाने एवं चोरी करने के दुष्प्रेरण का, केवल चोरी का और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक ए है कि ज का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 111 के दृष्टांत का पर आधारित है, जिसके अनुसार घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि चोरी एक अलग कार्य था और उस घर के जलाने का अधिसंभाव्यता परिणाम नहीं था। प्रश्न अगला है कि किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक नहीं है? बलवा के लिए, दंगा के लिए, डकैती के लिए, या इनमें से कोई नहीं। किस अपराध में 5 व्यक्ति होने आवश्यक हैं बताइए, सभी लोग आंसर बताइए। देखिए, दंगा के लिए तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, यही पूछा गया आपसे कि कम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है, तो दंगा है। बाकी बलवा करना और डकैती, इन दोनों के लिए कम से कम 5 व्यक्ति तो कम से कम होने चाहिए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत बलवा करना 146 में, डकैती धारा 391 में का अपराध घटित होने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि धारा 159 में दंगे के अपराध के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इनमें से दुष्प्रेरण का कौन सा तरीका नहीं है? आप सभी को पता होगा, पहला है अटेम्प्ट है, प्रयत्न दिया हुआ है, दूसरा है सहायता एडिंग, तीसरा दिया हुआ है उकसाना इंस्टिगेशंस, और चौथा दिया हुआ है कंस्पिरेसी अर्थात षड्यंत्र। कौन सा इसमें दुष्प्रेरण का अपराध का तरीका नहीं है? देखिए, दुष्प्रेरण के 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं अबेटमेंट के। पहला होता है, एक होता है उकसाने के द्वारा, एक होता है सहायता के द्वारा और एक होता है षड्यंत्र के द्वारा। 3 प्रकार के तरीके, 3 तरीके होते हैं, षड्यंत्र द्वारा, उकसाने द्वारा और सहायता के द्वारा। चौथा तरीका जो हमें यहाँ दिया हुआ है प्रयत्न का, ये इसमें शामिल नहीं है कि प्रयत्न के द्वारा जो दुष्प्रेरण का जो तरीका है ये प्रयत्न के द्वारा नहीं है। सही ऑप्शन इसका यहाँ पर है ऑप्शन क्रमांक बी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा और सहायता के द्वारा। 3 कंडीशन है, उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा और सहायता के द्वारा। 107(1), 107(2) और 107(3) इस तरह से इनके नंबर हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला है कि दृश्य रतिक्तता को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय बताया गया है? धारा 354A में, धारा 354B, धारा 354C तथा धारा 354D में दृश्य रतिक्तता को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय बताया गया है? तो ये है आपका धारा 354C। सही ऑप्शन इसका है यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक सी। धारा 354C में दृश्य रतिक्तता के अपराध को दंडनीय बताया गया है और इसे संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। देखिए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा इसे अंतःस्थापित किया गया था, तो इसे किया गया है वर्ष 2013 में। देखिए, किसी सेक्शन के अंदर जब सब सेक्शन और जोड़े जाते हैं, जैसे 354 के अंदर 354A, B, C जब जोड़े गए हैं तो इन्हें अंतःस्थापित मतलब उसके अंत में जाकर के या अंदर जाकर के स्थापित किया जाना, इसे कहा जाता है अंतःस्थापित। ठीक है, अंदर जाकर के स्थापित करना, ये अंतःस्थापित कहलाता है। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 354 के अंदर और जोड़े गए थे, इसीलिए इनका जो वर्डिंग दी जाती है अंतःस्थापित, इस पर ध्यान दीजिएगा। धारा 354A ये लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड से संबंधित है तथा धारा 354B ये निवस्त करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना, और 376A ये पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क अपने सेवक ख के माध्यम से अपने मित्र को एक मोबाइल फोन देता है। क अपने सेवक ख के माध्यम से अपने एक मित्र को एक मोबाइल फोन भेजता है। सेवक ने क्या किया? सेवक ने उस फोन को अपने घर में ले जाता है, उसका कुछ दिन यूज़ करता है और कुछ समय उपयोग करने के बाद में फिर उसे वापस करता है, नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन उपयोग करता है। कुछ समय लिखा हुआ, कुछ समय तक उपयोग करता है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद वो उसे वापस भी करेगा। तो ख किस अपराध के लिए दोषी होगा? सबसे पहला है चोरी के लिए, दूसरा है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, तीसरा है आपराधिक न्यासभंग और चौथा है छल। देखिए, चोरी यहाँ नहीं की गई है क्योंकि
यहाँ उसका कोई ऐसा आशय नहीं है कि वो चोरी के लिए किसी वस्तु को हटाए, क्योंकि उसको दिया गया था। दूसरा है कि संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग की स्थिति में नहीं बनती है, आपराधिक न्यासभंग की स्थिति बनती है कि उसने उस वस्तु को अपने लिए कुछ समय के लिए यूज किया है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक सी। छल का भी अपराध नहीं बनता है। प्रस्तुत समस्या में ख भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग के अपराध का दोषी है। आपराधिक न्यासभंग के कुछ आवश्यक तत्व हैं। पहला है कि व्यक्ति को संपत्ति न्यस्त की गई हो, अर्थात दी गई हो, उसमें समाहित की गई हो, संपत्ति न्यस्त की गई हो तथा उसने बेईमानी पूर्वक संपत्ति का दुर्विनियोग किया हो, या वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए उसे संप्रवर्तित किया हो। या तो उसने संपत्ति का बेईमानी पूर्वक तरीके से दुर्विनियोग किया है, या उसे अपने उपयोग के लिए उसने संप्रवर्तित किया है। और तीसरा है कि वह ऐसा करने में निर्देश का उल्लंघन किया है। जब उसने कहा था कि आप ये मोबाइल उसको दे देना, अपने सेवक का मोबाइल है, और उसने उसको निर्देश का पालन नहीं किया है, निर्देश का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक न्यासभंग की अवस्था बनेगी। प्रश्न क्रमांक 86 है कि यह जो कि मग का दरबान है, मग की ड्योढ़ी में खड़ा है, य को मारने की धमकी दे करके क उसको विरोध करने से भयोप्रांत करके उस घर में प्रवेश करने के द्वारा गृह अत्याचार करता है, तो करने क्या अपराध किया है? वो उसको धमकाता है, जो उसके मालिक के यहाँ जो सर्विस कर रहा है लड़का, उसे वो धमकाता है, धमका करके वो उसकी ड्योढ़ी में उसके दरवाजे के द्वारा उसके मकान में प्रवेश कर जाता है। उसका विरोध करने के भयोपरांत भी उसने उस घर में प्रवेश करने के द्वारा गृह अत्याचार करता है। तो क के द्वारा क्या किया है? पहला है गृह अत्याचार करता है, दूसरा है आपराधिक अत्याचार करता है, तीसरा है प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है, और चौथा है गृह भेदन। तो उसके द्वारा गृह भेदन का अपराध किया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक डी। वीडियो को आप लोग शेयर करते चलें, वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी वीडियो से लाभ उठा सकें। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 445 के दृष्टांत जब पर आधारित है। चूंकि क य को मारने की धमकी देकर के घर में प्रवेश करता है, अतः इसके द्वारा गृह भेदन का या हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आकर्षित होगी यदि लोक सेवक के द्वारा अपनी अवरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया जाता है? धारा 376(2), धारा 376(2) का डी, धारा 376(2) का जी तथा धारा 376(2) का बी। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक 376(2) का बी के अनुसार जो कोई लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक की अवरक्षा से स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति के संबंध में भी न्यासभंग कर सकता है? हाँ, नहीं, प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति के संबंध में न्यासभंग कर सकता है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति यदि अपनी ही संपत्ति की देखरेख हेतु विधि के द्वारा निषिद्ध किया गया है तथा उस संपत्ति की विधि विरुद्ध तरीके से विनियोजित करता है, तो वह अपनी ही संपत्ति के संबंध में न्यासभंग करता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल हमले के प्रत्येक आहत को न्यूनतम 3 लाख रुपए प्रतिकर के भुगतान का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस मामले में दिया गया? अगर किसी पर एसिड अटैक किया जाता है तो एसिड अटैक के मामले में सरकार कितना पैसा भुगतान करेगी? तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ का मामला, सुजय मित्रा विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य का मामला तथा वेन्नाघाट अनुराधा समीर वर्सेस रेन्नाघाट मोहनदास समीर का मामला, और ऑप्शन क्रमांक डी है कि इंद्र विजय आलोक वीरू वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का मामला। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन इसका ऑप्शन क्रमांक ए है कि लक्ष्मी बनाम भारत संघ के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किया गया था कि 3 लाख रुपए कम से कम इस तरह के एसिड अटैक से जो पीड़ित व्यक्ति है उसे दिए जाएं। लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2014 सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने ये आदेशित किया कि अम्ल हमले
के प्रत्येक मामले में प्रतिकर की राशि 3 लाख रुपए दी जानी चाहिए। नेक्स्ट मामला है धारा 361 भारतीय दंड संहिता में अपराध मूलतः विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है अपराध? परिवार के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध है या विधिपूर्ण संरक्षक के विरुद्ध है। तो धारा 361 आईपीसी में जो अपराध बनता है ये विधिपूर्ण संरक्षक के विरुद्ध अपराध बनता है। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक डी। धारा 361 में परिभाषित अपराध विधिपूर्ण संरक्षक के विरुद्ध अपराध है। धारा 361 के अनुसार जो कोई किसी अप्राप्य को, यदि वह नर हो तो 16 से कम आयु वाले को, और यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को, या किसी विकलचित को या किसी ऐसे अप्राप्य विकलचित व्यक्ति को जो कि विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में है, ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाता है या बहका करके ले जाया जाता है, तो वह ऐसे अप्राप्य या ऐसे व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में से विवरण करता है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क जो कि भारत का एक नागरिक है, उगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है तथा हत्या के अपराध के लिए वह विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो समस्या है ये आईपीसी के किस सेक्शन पर आधारित है। आईपीसी का कौन सा सेक्शन इस संबंध में, इस जो ये दृष्टांत दिया हुआ है, ये दृष्टांत आईपीसी के किस सेक्शन पर आधारित है। आप कमेंट करके फटाफट अपना आंसर दीजिए कि कौन सा इसका आंसर है, किस सेक्शन पर आधारित है। तो उगांडा में इसके द्वारा हत्या की जाती है, दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए विचारित तो दोष सिद्ध किया जा सकता है। केवल उगांडा में किया जा सकता है, केवल उस देश में जहां मृतक जहां का नागरिक था। और ऑप्शन क्रमांक सी है कि उपरोक्त दोनों में से कहीं भी किसी भी जगह उसका विचारण किया जा सकता है। और ऑप्शन क्रमांक डी है कि दिल्ली में। तो सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक डी, दिल्ली में। दिल्ली में ही उसका विचारण किया जाएगा, जहां वो दिल्ली में पकड़ा गया है उसी जगह उसका विचारण किया जाएगा। ये सेक्शन है आपका सेक्शन 4 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 4 के अनुसार यदि भारतीय नागरिक द्वारा भारत की सीमा से बाहर अपराध किया जाता है तो वह उसी भांति दंडनीय होगा कि मानो वह भारत में कारित किया गया है तथा ऐसे व्यक्ति का विचारण ऐसे स्थान पर किया जाएगा जहां के वह पकड़ा जाता है। प्रश्न के निम्न में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जाता है? पहला है संपत्ति का संपरण, दूसरा है कठोर श्रम के साथ में कारावास, तीसरा है आजीवन निर्वासन तथा चौथा है मृत्यु दंड। तो देखिए आजीवन निर्वासन का जो दंड है ये समाप्त कर दिया गया है। बाकी का संपत्ति का संपरण भी किया जा सकता है, कठोर श्रम के साथ कारावास दिया जा सकता है तथा ऑप्शन क्रमांक डी मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक यहां पर सी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन निर्वासन का दंड नहीं दिया जाता है। धारा 53 में दंड के प्रकारों का उल्लेख किया गया है जो कि निम्नलिखित हैं: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, अगला है इससे आगे कारावास सादा या कठोर भी हो सकता है, संपरण अर्थात संपत्ति का संपरण एवं जुर्माना। अगला प्रश्न है कि जहां की वह राशि जो कि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितने तक का जुर्माना हो सकता है वहां अपराधी किस रकम के जुर्माने का दायी होगा। वह रकम कितनी हो सकती है? 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है, 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, या असीमित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी। तो सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक डी, असीमित हो सकती है किंतु अत्यधिक नहीं हो सकती, जहां की जुर्माने की रकम का बिल्कुल कोई डिसाइडेशन नहीं किया गया है। धारा 63 बताती है जहां की राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है और जितने तक जुर्माना हो सकता है वह अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह असीमित होगी किंतु अत्यधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि इतने वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। आप सभी लोग जानते हैं। तो कोई बात अपराध नहीं है जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक सी। और धारा 82 संबंध में प्रावधान करती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। प्रश्न है कि विधि विरुद्ध जमाव को गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की कम से कम संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 5 होती है, 10 होती है या 6 होती है? तो विधि विरुद्ध जमाव को गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होती है। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक बी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक अगला है कि दंगा करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दंगा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। धारा 159 में दंगे को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़ करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे आपस में दंगा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट डे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें तथा हमारी एप्लीकेशन लॉ स्टडी को डाउनलोड करना न भूलें। अब आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, जहां आप लॉ स्टडी को सर्च करके हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। तथा आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक चैनल लॉ स्टडी डिस्कशन के नाम से भी है, जिस पर कि आप अपनी समस्याओं को एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं तथा समस्या एवं सुझाव दोनों ही आपको वहां पर प्राप्त होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।